हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिद्धार्थ है और इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम सिलक्यारा और बाड़कोट टनल के अभी के रिसेंट रेस्क्यू के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था और ऐसे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। मेरे दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि उत्तराखंड एक प्राकृतिक संसाधनों और हिंदू तीर्थ स्थलों से भरा पड़ा है। यह एक राज्य ऐसा है जहां पे लाखों की तादाद में हिंदू हर साल अलग अलग जगहों पे दर्शन करने आते हैं। तो केंद्र सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने एक योजना बनाई कि हम चार धाम प्रोजेक्ट की ऑल वेदर रोड हम उत्तराखंड में बनाएंगे, जिसकी कुल लंबाई 835 किलोमीटर होगी, जिसमें से 601 से 605 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। लेकिन सिलक्यारा से बाड़कोट को जोड़ने के लिए हमें एक टनल बनानी थी जो डायरेक्टली हमें यमुनोत्री से कनेक्ट कर सकती थी। तो इसी के लिए हम टनल बना रहे थे। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो देखिए माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिलक्यारा बाड़कोट टनल है। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। हिंदुओं के जो ये तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, यहां पे लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं। और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, उत्तराखंड की जो फाइनेंशियल बैकबोन है, वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। तो टूरिज्म को अच्छा करने के लिए हमें वहां पे ऑल वेदर रोड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है माय फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक्चुअली इन चीजों की शुरुआत कैसे होती है। तो आपको पता है माय फ्रेंड्स कि जिस दिन हम दिवाली मना रहे थे, वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन हमें सुबह 5:30 बजे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनको जोड़ने वाली जो टनल है वो आगे से और पीछे से वहां पे लैंडस्लाइड के कारण वहां पे बहुत ज्यादा मलबा जमा हो गया है। लेकिन उस टनल को बीच में से कुछ नहीं हुआ था और उसी बीच वाले सेक्शन में 41 हमारे जो वर्कर्स थे, वहां के जो लेबर्स थे, वो वहां पे फंस चुके हैं। हमने एक 12 मीटर की एक पाइप डाली मलबे में, जिससे उनको हवा दी जा सके, जिससे उनको थोड़ा बहुत खाना दिया जा सके, जैसा कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, मूंगफली हो गई, चने हो गई। कुछ जो लेबर्स थे उनको नौजिया की शिकायत होने लगी, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी, उनको वॉमिटिंग सेंसेशंस आने लगे, उनको थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लगी। तो हम उस पाइप के द्वारा हमने माय फ्रेंड्स उनको दवाई दी, उनको पानी दिया और उनसे बात करने की हमने कोशिश की माय फ्रेंड्स। लेकिन कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण हमें दिल्ली से ये विशाल ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगानी पड़ी, जिसको हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया है। ये जो मशीन है माय फ्रेंड्स, ये सीधे के सीधे ड्रिल कर सकती है, हॉरिजेंटली ड्रिल कर सकती है। इस मशीन को हमने मंगाया माय फ्रेंड्स और इस मशीन ने ड्रिल किया भी, लेकिन लोहे का एक टुकड़ा रास्ते में आ जाने की वजह से ये आगे ड्रिल नहीं कर पाई। हमने एक मशीन हमने इंदौर से भी मंगवाई, वो मशीन भी बहुत अंदर तक नहीं जा सकी। पीएमओ के ऑफिसर्स भी आए माय फ्रेंड्स और उन्होंने अलग अलग इवैक्यूएशंस प्लान किए। किसी ने बोला कि हम हॉरिजेंटल ड्रिलिंग करेंगे, किसी ने बोला कि हम परपेंडिकुलर ड्रिलिंग करेंगे, किसी ने बोला कि हम पीछे के साइड से ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, हम ऊपर से भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद हम उन 41 वर्कर्स को वहां से निकाल नहीं पाएंगे। तभी हमने एक बोरिंग मशीन मंगाई, जिसके कारण हमने ड्रिलिंग करी। लेकिन वो जो बोरिंग मशीन थी, जहां पे वो खड़ी हुई थी, वहां पे क्रैक्स डेवलप होना चालू हो गए और हमारी जो चिंता थी फ्रेंड्स बढ़ गई। तभी हमने एक विदेशी एक्सपर्ट को बुलाया जो टनलिंग में एक्सपर्ट है, जिनका नाम है अर्नोल्ड डिक्स। ये है अर्नोल्ड डिक्स, जो ऑस्ट्रेलियन है और टनल की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में वो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि जितनी ड्रिलिंग भी ऑगर मशीन के साथ हो चुकी है
उतनी ठीक है। हम ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करेंगे, जो भी चीज़ रोड अटका रही है हम उसको क्लियर करेंगे, साथ में हम वर्टिकल ड्रिलिंग भी करेंगे। तो वहां पे जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने रैट होल माइनिंग के लिए सजेशन दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैट होल माइनिंग क्या होती है माय फ्रेंड्स। तो रैट होल माइनिंग बेसिकली मेघालय में की जाती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की थी माय फ्रेंड्स। जो भी मजदूर रैट होल माइनिंग से कोयला निकालने की कोशिश करते थे उनका यदा कदा एक्सीडेंट हो जाता था, बहुत बड़े हादसे हो जाते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रैट होल माइनिंग में प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद अर्नोल्ड डिक्स और वहां के अधिकारियों के अनुशंसा करने पर हमने रैट होल माइनिंग की। रैट होल माइनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम एक 5 मीटर का एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें से केवल एक आदमी ही जा सकता है, और हम उस गड्ढे को खोदते जाते हैं और उसके अंदर एक आदमी को झुका करके भेजते जाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने रैट माइनर्स को तेलंगाना और मेघालय से बुलाया और 18 नवंबर को हमने उन सारे मजदूरों की फाइनल रेस्क्यू कर ली माय फ्रेंड्स, और उनको बिना किसी समस्या के, बिना किसी हादसे के हमने उनको सुरक्षित निकाल लिया माय फ्रेंड्स। सो माय फ्रेंड्स अब बात आती है कि एक्चुअली समस्या कहां आई। तो देखिए माय फ्रेंड्स, उत्तराखंड जो है वो हिमालय पर्वत पे आता है। जो हिमालय पर्वत है वो ज्यादा पुराना नहीं है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं, वहां पे एक टेथिस सागर नाम का एक बहुत बड़ा सागर था। वहां पे प्लेट्स की टकराने की वजह से एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। उन जो पहाड़ों का निर्माण हुआ उसे ही हम हिमालय कहते हैं, जो करीबन 9 से 10 किलोमीटर लंबे हैं माय फ्रेंड्स। और आपको यह जान के ताजुब होगा कि हिमालय बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हर साल 1 सेंटीमीटर के हिसाब से उनकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बढ़ोतरी होने के कारण तो आपको यह पता चलेगा कि वहां की जमीन में कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा माय फ्रेंड्स, उत्तराखंड में आए दिन कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। जोशीमठ जो उनका शहर था, वहां पे पूरे मकानों में, वहां की पूरी जमीन में क्रैक्स हो गए। वहां पे आए दिन भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है। वहां आए दिन भूकंप आते हैं। वहां आए दिन प्रकृति की वजह से भूकंप आते हैं और आए दिन फ्लड्स भी आते रहते हैं। तो बार बार उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम वहां खुदाई करते हैं तो वहां की जो मिट्टी है, जो वहां की चट्टानें हैं, वो बहुत ज्यादा पानी की वजह से उन चट्टानों में पानी भर जाता है। और एक अध्ययन के मुताबिक जब चट्टानों में पानी भर जाता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं माय फ्रेंड्स। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या वो दाब झेल पाएंगी, क्या वो सुरंग बनाने का जो तरीका लिया जा रहा है, क्या हम उससे सुरंग बना पाएंगे, क्योंकि वो चट्टानें तो बिल्कुल उनका कोई विश्वास नहीं है। इसी बात के लिए एनवायरमेंटलिस्ट और वहां की जो सरकार थी, उत्तराखंड सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि हमको इस टनल को बनाने की परमिशन दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटलिस्ट लोगों से पूछा, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि हां आप एक टनल बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा चौड़ी टनल नहीं होगी। लेकिन जिस कंपनी को हमने हायर किया था, बेर्नॉर्ड ग्रुप, जो जर्मन और ऑस्ट्रियन एक सुरंग बनाने की एक कंपनी है, उसने बोला कि हम ज्यादा नैरो हम टनल नहीं बनाएंगे और हम ऐसी टनल बनाएंगे, उस पद्धति से हम 200 सालों से टनल बनाते हुए आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा और उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन माय फ्रेंड्स एक बात और है कि 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो उस जगह की जो चट्टानें हैं वो स्लेट और स्लिट स्टोन की चट्टानें हैं, और उनके बीच में जो ग्रिप बनी हुई है वो काफी कमजोर है। इसके कारण वहां आए दिन भूस्खलन होते रहते हैं। इसके कारण वहां पे सुरंग बनाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि क्या इस रिपोर्ट को दबाया गया? क्या इस रिपोर्ट पे पुष्कर धामी सरकार ने बिल्कुल आंख बंद कर ली? लेकिन उसके बावजूद हमने वो टनल बनाई माय फ्रेंड्स, और टनल बनाते समय ही वहां पे इस तरह की दुर्घटना हो गई। आपको क्या लगता है माय फ्रेंड्स, अगर
वो दुर्घटना बाद में हुई होती, टनल बनने के बाद हुई होती, अगर वो समस्या टनल बनने के बाद हुई होती तो बहुत सारे लोगों की जान आफत में पड़ सकती थी, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हमें हो सकता था, बहुत सारे चीज़ों में हम बिछड़ सकते थे। माय फ्रेंड्स, वहाँ पे रोड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ की सरकार ये चाहती थी कि 24 घंटे की रोड मिले। वहाँ पे जो एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, वहाँ पे जो वाहन टकराते हैं, जो खाई में गिर जाते हैं, वो रुक जाए। सबसे बड़ी बात माय फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो अगर एक चौड़ी सड़क बन जाएगी तो वहाँ पे सिग्नल्स बन जाएंगे। सिग्नल्स बनने की वजह से जो वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो सिग्नलों के द्वारा वहाँ पे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात माय फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी, आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है वो चाइना से लगा हुआ है, तो इंडियन आर्मी चाहती थी कि हमें भी एक 24 घंटे की रोड्स मिल जाए, जिसके कारण कभी भी आपदा में या कभी भी कोई युद्ध के टाइम पे हम उस रोड का इस्तेमाल करके, उस टनल का इस्तेमाल करके हम जल्दी से चाइना बॉर्डर पे पहुंचे। क्योंकि माय फ्रेंड, चाइना तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत टाइम से कर रहा है और उसने काफ़ी हद तक निर्माण कर भी लिया है, लेकिन हमारा निर्माण बहुत ही धीमा है और उत्तराखंड में हमें निर्माण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इंडियन आर्मी के रेनफोर्समेंट्स के कारण भी हम उस टनल को बना रहे थे, लेकिन अब इस टनल में समस्या आ गई। देखिए माय फ्रेंड्स, एक हाथ में इकोनॉमी है, एक हाथ में इन्वायरमेंट है। अगर हम इकोनॉमी को देखेंगे तो हमको इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमें इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, हमें कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी माय फ्रेंड्स कि हिमालय हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमें ये जानना पड़ेगा कि उत्तराखंड में जो वो पहाड़ है वो क्या कहना चाहते हैं, उस पहाड़ों में किस तरह की चट्टानों का उपयोग किया गया है माय फ्रेंड्स। उन पहाड़ों में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 20% चट्टानें बहुत अच्छी हैं, 20% चट्टानें बहुत बुरी हैं, बाकी जो 50% चट्टानें हैं वो अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, और 10% जो चट्टानें हैं वो काफ़ी बहुत हद तक कमज़ोर हैं। तो वहाँ पे हम एक ऐसी सुरंग का निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है माय फ्रेंड्स। सो माय फ्रेंड्स, अब इसमें हमने जो रेस्क्यू किया है, जो अर्नोल्ड डिक्स हैं, जो हमारे, इन्होंने कहा है कि हमने इस तरह का रेस्क्यू आज तक नहीं किया। उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू था। और हो भी क्यों ना माय फ्रेंड्स, इतने सारे लोग अंदर फंसे हुए थे, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना किसी को चोट आई, ना किसी का एक बूंद खून निकला। सो माय फ्रेंड्स, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हम आम जिंदगी में हम अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, छोटी सी समस्याएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में और हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम आत्महत्या के विचारों से भी विचलित हो जाते हैं। तो हमें इस दुर्घटना से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली प्रेरणा यह है माय फ्रेंड्स कि हमें टीम वर्क के साथ कोई बड़ा काम करना चाहिए। जैसे इसमें हमने इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हेल्प ली, और इन सारी फोर्सेस में माय फ्रेंड्स समन्वय की स्थिति थी। कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा था, कोई एक दूसरे से क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं था, सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे माय फ्रेंड्स। सब ने हालात को देखते हुए, हालात से प्रेरणा लेते हुए सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से किया। दूसरा है माय फ्रेंड्स पेशेंस, जिसे धैर्य बोलते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हाय तौबा नहीं मचाई गई। किसी चीज़ को करने के लिए माय फ्रेंड्स कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। हम रात दिन काम करते रहे और पॉसिबल सॉल्यूशंस के पीछे भागते रहे। हम उन वर्कर्स की भी तारीफ करेंगे जो अंदर फंसे हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे वर्कर्स 17 दिन तक फंसे रहे, उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि हमें निकाला क्यों नहीं जा रहा है, आप लोग बहुत धीमा काम कर रहे हो, हमें खाने में ये चाहिए, हमें खाने में वो चाहिए, हमारे घर वालों से बात कराई जाए, या फिर उन्होंने किसी तरह का शोर हंगामा किया। वो बहुत ही धैर्य के साथ वहां पे एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करते रहे और एजेंसियों के साथ मिल करके अपना काम करते रहे।
माय फ्रेंड्स, एक बात हम अपनी नरेंद्र मोदी सरकार और पुष्कर धामी सरकार का भी अभिनंदन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भी, माय फ्रेंड्स, कोई भी स्टोन्स को अनटर्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हर काम उन्होंने किया। जब बात सारी एजेंसियों को इन्वॉल्व करने की थी, सरकार ने किया। बड़ी ऑगर मशीन लाने की थी, चाहे वो कहीं भी थी, हमने भारतीय वायुसेना की मदद से उसको टनल के पास लेकर आए। माय फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने हर संभव मदद की जो हो सकती थी। गवर्नमेंट ने यह नहीं किया कि अब हम हार गए हैं, अब हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जितने भी रिसोर्सेज लग सकते थे हमारी गवर्नमेंट ने किया। हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, इसमें कोई भी राजनीति नहीं हुई। यही सारी चीजें हम इन चीजों से सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बात की खास लगी माय फ्रेंड्स, वो ये है कि इसमें जो जितने भी मजदूर थे वो सारे गरीब तबके के थे। कोई भी धन्ना सेठ नहीं था, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, या कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं था। सब एक बहुत ही साधारण परिवार के लोग थे जिनके पास शायद घर भी नहीं है। आज भारत में किसी भी जान की कीमत सस्ती नहीं है। हर जान हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए जरूरी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आपने पहले भी देखा होगा, कोविड के टाइम पे या किसी आपदा के समय में, जहां पे भी, जिस देश में भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1000 हो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को भेज करके उन लोगों को लेकर आए हैं। जैसे आपको याद होगा माय फ्रेंड्स, 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो जो उसका सबसे प्रमुख अभियुक्त था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। आपको तो पता ही होगा कि उसको किस तरीके से षड्यंत्र के द्वारा पहले तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसको पहले भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से एक अलग विमान के द्वारा भारत से बाहर भेज दिया गया। यह नया भारत है मेरे दोस्तों। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसी संदेश के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं जो वहाँ पे फंसे थे। हम उन वर्कर्स के जज्बे को भी सलाम करते हैं माय फ्रेंड्स, जिन्होंने रात दिन एक करके अपने दोस्तों को, अपने साथ सहकर्मियों को बाहर निकाला। हम सरकार के भी जज्बे को और इंडियन आर्मी को भी सलाम करते हैं, और उन सारी एजेंसियों को सलाम करते हैं जिन्होंने रात दिन एक कर दिया और फाइनली 17 दिन बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। इसी जज्बे के साथ हम आप दूसरे वीडियो में मिलेंगे, किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे। माय फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।